तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चैन को उस टोर्नेडो के बीच में जो ग्रीन लाइट दिख रही थी, फाइनली उसको अब ये क्लियरली देख पाता है कि एक बोन था अब आगे। और ये जो बोन था हेवनली सोवरिन का था, जो यहीं पे निपट गए थे एक दिन पहले। ये खुद को शांत करता है क्योंकि इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और खास करके इसका मिस्टीरियस ब्लैक पेपर वो ज़्यादा ही उछल रहा था अंदर से। अगर ये उछल रहा है मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था ये ब्लैक पेपर इसकी बॉडी से बाहर निकल आएगा। अब धीरे धीरे इसके समझाने पर ये ब्लैक पेपर भी शांत हो जाता है और मू चेन उस बोन के और करीब जाता है। मू चेन फाइनली इस बोन को जैसे ही टच करता है, इसकी बॉडी में से ब्लड बाहर आने लगता है, क्योंकि ये जो बोन था इससे निकलने वाला प्रेशर सच में काफ़ी ज़्यादा था। और मू चेन को ऐसा लग रहा था मानो एक पहाड़ के नीचे इसे दबा दिया गया हो। पर फिर भी मू चेन इस वाइट बोन को छोड़ता नहीं है। अब धीरे धीरे इसके खून से पूरा ये वाइट बोन कवर हो जाता है, और मू चेन भी अब समझ गया था शायद ये इसे ले नहीं पाएगा, तो इसे छोड़ने ही वाला था। तभी एक ब्लैक लाइट उस मिस्टीरियस ब्लैक पेपर में से बाहर निकलता है, मानो वो एक मंत्र लेकर आया हो, और धीरे धीरे यहाँ का पूरा माहौल ही शांत हो जाता है। मिस्टीरियस ब्लैक पेपर फिर से अपना चमत्कार दिखा रहा था। मू चेन अब पहले से अच्छा भी फील करता है, और धीरे धीरे ये जो ब्लैक लाइट था इस वाइट बोन को कवर कर लेता है। वाइट बोन को ये लाइट सील कर देता है। मू चेन को समझ में नहीं आ रहा था यार ये मिस्टीरियस ब्लैक पेपर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि हेवनली सॉवरिन के भी बोन को ये सील कर दे रहा है। पहले इसने ग्रेट मेरू पिलर को भी सप्रेस किया था, जो भी ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। अब मू चेन शांत होता है क्योंकि बोन तो इसे मिल चुका था, और यहाँ से ये निकलने को देखता है। मू चेन जैसे यहाँ से निकलता है, उधर वो जो टोर्नेडो भी था अब धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया और लिू यिंग अभी भी फाइट कर रहे थे। हालांकि इन्होंने अपना ट्रू स्ट्रेंथ रिलीज नहीं किया था, बस एक दूसरे का समय वेस्ट कर रहे थे। और लिू यिंग इस दौरान कहता है कुछ भी हो जाए उस बच्चे को तो मैं जाने नहीं दूंगा। जिया कहती है ट्राई करके देख लेना। इधर लिू यिंग भी उस टोर्नेडो की तरफ देखता है जो धीरे धीरे शांत हो रहा था, और इस दौरान इसको आसमान में एक ब्लरी फिगर दिखाई देता है जो अचानक से वहां से गायब हो जाता है, एक ड्रैगन शैडो के समान। अब इसको समझ में आ जाता है कि लिू यिंग जान चुका था उस बच्चे ने वो ट्रेजर लेकर भाग गया। लिू यिंग अपने बाकी साथियों को आदेश देता है कि कुछ भी हो जाए वो बचना नहीं चाहिए। इधर जिया भी हैरान थी, यार ये लड़का ये सच में सही है और विशियस भी है कि उसने ट्रेजर लिया और यहाँ से भाग भी गया। इस समय लिू यिंग फिर से जिया से कहता है कब तक वो छिपेगा, बाहर तो आना ही पड़ेगा ना पैपेटिज्म के लिए, वहां मैं उसे देख लूंगा। अब दोनों यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इधर मू चेन एक जगह पर खड़ा था और अपने ड्रैगन सोरिंग आर्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। अभी तक पहले जो ड्रैगन शेप्स ये यूज करता था ये उसके पहले लेवल पर था ड्रैगन शैडो, सेकंड लेवल जो था वो था ड्रैगन सोरिंग, थर्ड लेवल था ड्रैगन इवेजन, और जब ये हेवनली कॉम्पिटिशन स्टेज में पहुंचा था तो ये ड्रैगन शैडो को पार करके ड्रैगन सोरिंग पर पहुंच गया था, यानी कि सेकेंड फेज पर। और इससे इसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और स्पिरिचुअल एनर्जी का खपत पहले से कम। इस दौरान ये सोचता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा थर्ड स्टेप पर पहुंचने में, और फिलहाल शायद इसके स्पीड को जो लोग सॉवरिन डिजास्टर लेवल पर भी पहुंच गए हों शायद मेंटेन न कर पाए। मू चेन अब इधर एक जगह ढूंढता है ताकि ये रिकवर कर सके, और ढूंढते ढूंढते एक माउंटेन के आसपास इसे एक वैसा जगह मिल जाता है, और यहाँ पर जाकर ये कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। अब वो जो बोन था पहले जैसा उसमें प्रेशर था नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहा था, और मू चेन को भी मालूम था इस बोन का ये कुछ कर नहीं सकता। तो मिस्टीरियस ब्लैक पेपर को कहता है तुम बेस्ट हो और ये चीज़ मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। और ये चीज़ ब्लैक पेपर सुन लेता है, और तुरंत ही इसके बॉडी से फिर ब्लैक लाइट बाहर निकलती है। अब वो जो ब्लैक लाइट थी पहले वाली बोन पर अब गायब हो जाती है। मिस्टीरियस बोन अब चमकने लगता है, हालांकि उस पर अब वो प्रेशर नहीं था, पर इस बार इस बोन में एक ब्लड इसेंस को देखा जा सकता था, और ये गोल्डन कलर का ब्लड इसेंस था, यानी वो हेवनली सोवरिन का ब्लड इसेंस। हालांकि ये काफ़ी कम था पर बहुत था, एक बंदा जो कि हेवनली कॉम्पिटिशन लेवल पर हो। मू चेन अब एक्साइटेड था, पर इस दौरान ब्लैक पेपर उसमें से एक साउंड निकलता है, और ये बोन धीरे धीरे अब रोटेट करने लगता है, और धीरे धीरे इस बोन से 2-3 बूंद ब्लड बाहर निकल आते हैं। अगर नॉर्मल लेवल का बंदा हो या सॉवरिन लेवल का भी तो इसमें से ब्लड इसेंस निकालने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये ब्लैक पेपर अलग है। और ये जो गोल्डन ब्लड था अचानक से गोल्डन रेज ऑफ लाइट में बदलता है और मू चेन की तरफ बढ़ने लगता है, और सीधा इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और मू चेन मानो इस समय ऐसा फील करता है कि इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, और मू चेन को लगता है अब शायद ये मारा जाएगा। पर इस बार फिर से अजीब होता है, ये जो गोल्डन ब्लड था अचानक से दौड़ते दौड़ते इसके स्पिरिचुअल सी में प्रवेश करता है, और मिस्टीरियस ब्लैक पेपर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, और मिस्टीरियस ब्लैक पेपर पर कुछ एंशिएंट मार्क्स बन जाते हैं। वैसे तो मिस्टीरियस ब्लैक पेपर ने पूरे ब्लड एब्जॉर्ब कर लिए थे, पर इसका कुछ अंश मू चेन के बॉडी को मिल जाता है, और ये भी मू चेन के लिए काफ़ी था, मतलब इसकी बॉडी पेन में थी अभी भी। और वहीं इधर ब्लैक पेपर एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में जा चुका था, तो वो मू चेन की मदद भी नहीं कर सकता था।
अब मूचेन इधर वो जो उसको लाइटनिंग फिजिक बॉडी के आसपास एक लोटस फ्लावर मिला था उसे ये निकालता है और उस पर बैठकर खुद को ट्रेन करने लगता है और थंडर गॉड फिजिक को ये एक्टिवेट कर देता है। और अगर इसे ये यूज कर पाया तो शायद इसका पावर लेवल बढ़ सकता है। मूचेन की बॉडी पर अब वो ब्लैक लाइटनिंग को देखा जा सकता था जो कि गोल्डन लाइट को धीरे धीरे कवर कर रहा था और इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो गोल्डन ब्लड था या गोल्डन लाइट आप बोलो जो मूचेन की बॉडी को कोरूड करने की कोशिश कर रहा था, लाइटनिंग पावर इसे थोड़ा सप्रेस करने लगता है और धीरे धीरे मूचेन इसको इजीली रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेता है। मूचेन का जो ब्लड था और साथ में इसकी बॉडी अब इस पर एक हल्का सा गोल्डन लाइट को देखा जा सकता था। समय इधर बीतते जाता है, एक दिन निकल चुका था शायद। मूचेन की बॉडी अब गोल्डन तो थी और साथ में ब्लैक लाइटनिंग भी बाहर निकलती थी। पहले से इसका स्ट्रॉन्गर होना देखा जा सकता था, फिजिकल बॉडी शायद इवॉल्व हो रही थी। तो मूचेन का जो थंडर बॉडी था उसका एक लेवल बढ़ चुका था और अब ये उसके दूसरे लेवल डिप्लो रून लाइटनिंग फिजिक लेवल पर पहुंच चुका था और इसके चेस्ट पर एक लाइटनिंग रून को देखा जा सकता था। मूचेन इसके बाद अपने लोटस को रख लेता है और उसके बाद इस जेड बोन को देखता है जिसके की ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब तो किया जा चुका था पर फिर भी ये बोन है हेवनली सॉवरिन का, तो ये खास तो हो गए और इसे ये स्टोर कर लेता है। मूचेन इस दौरान अपने दिमाग को अपने ऑरा सी में भेजता है और देखता है कि वहां पर ब्लैक पेपर ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेट में था और इसके भी ब्लैक पेपर पर कुछ गोल्डन पैटर्न्स देखे जा सकते थे। मूचेन अब इसका डिवाइन सोल से उस ब्लैक पेपर को टच करता है और जब ये देखता है तो ब्लैंक पेपर पर कुछ अब एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हुए थे और ये चीजें इसके दिमाग में जाने लगती है और जो शब्द लिखा हुआ था द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी, मूचेन का दिमाग कांप सा जाता है क्योंकि जो ये द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी है ये एक डिवाइन आर्ट है। इससे कोई भी अपने सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है। मतलब जब कोई बंदा फ्यूचर में सॉवरिन लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी जो सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी हो उससे स्ट्रांग बनाया जा सकता है और उसके लिए मेथड, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं पर ये एक डिवाइन मेथड है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड में से एक। जैसे जब वो ब्लैक सॉवरिन आया था तो उसने अपनी एक सेलेस्टियल बॉडी दिखाई थी जिसका हाइट काफी बड़ा था, वैसा भी मूचेन फ्यूचर में कर सकता है। अब जो सेलेस्टियल बॉडी की रैंकिंग होती है वो टॉप 100 में मानी जाती है, यानी टोटल 99 मेथड्स थे सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को कल्टीवेट करने के, पर शायद ये जो मेथड है मे बी टॉप 10 में तो होगा। हालांकि ये जो अनडाइंग बॉडी का मेथड था अभी भी कंप्लीट नहीं था। अगर इसका कंप्लीट वर्जन होता तो इसे प्रीमॉर्डियल इमॉर्टल बॉडी कहा जाता, जिसका कि रैंक इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में चौथा है। और अगर ये न्यूज़ किसी को पता चल जाए तो नॉर्दर्न एकेडमी वाले भी मूचेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रीमॉर्डियल अनडाइंग बॉडी का मेथड कोई भी जानना चाहेगा, इवन सॉवरिन लेवल का भी बंदा, चाहे अर्थली सॉवरिन का भी हो तो भी या हेवनली सॉवरिन का भी। और मूचेन जानता था अगर इस बॉडी को ये मास्टर कर लिया तो लुओ क्लैन ये जा सकता है और शायद अपनी फैमिली को भी बचा सकता है। और इस दौरान ये सोचता है कि मुझे इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस मैसेज को ये और ध्यान से पढ़ने लगता है और इसे थोड़ा बहुत और चीज़ें देखने को मिलती हैं। इमॉर्टल कैटलॉग, डिवाइन लॉ ऑफ एंशिएंट एंटिक्विटी, और शायद ये जो एंशिएंट ब्लैक पेपर था ये किसी इमॉर्टल कैटलॉग का आधा हिस्सा था। आगे और इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई एक इमॉर्टल कैटलॉग है, यानी कोई बुक होगी जिसका एक पन्ना ये है, ऐसे 4 पन्ने यानी 3 और पन्ने होने चाहिए। मतलब कि इस वाले पन्ने में द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी है, वैसे ही वो जो 3 पन्ने होंगे उसमें भी कोई टेक्निक होंगी बॉडी कल्टीवेशन की, और उन चारों को जब कंबाइंड कर दिया जाएगा तब जाके बनेगा प्रीमॉर्डियल अनडाइंग बॉडी। पर इन 3 पन्नों को ढूंढेंगे कैसे, ये सब इन्फॉर्मेशन इसे ब्लैक पेपर दे रहा था। अब इसे अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इसका वाला जो ये मिस्टीरियस ब्लैक पेपर है इसका क्या क्या पावर है। जैसे किसी वेपन को सप्रेस कर देता है तो वैसे ही वो जो 3 पेपर्स होंगे उनका भी अलग अलग पावर होगा। 9 निदर बर्ड जैसे बर्ड को या मेरू पिलर को सप्रेस करना मजाक बात नहीं था। और साथ में जब चारों पेपर कंबाइंड होंगे तो जो लेजेंडरी पेपर होगा उसके कुछ और टेक्निक्स होंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन इसे इसलिए मिल पा रहा था क्योंकि जो हेवनली सॉवरिन का ब्लड था उसने इस ब्लैक पेपर को एक्टिवेट कर दिया था और फिलहाल सोलर बॉडी को ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, थोड़ा वेट करेगा। और मूचेन फाइनली यहाँ से बाहर निकलता है और बैप्टिज्म वाले एरिया में बढ़ने लगता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे तो इसे न्यूज़ भी मिल गया था कि बैप्टिज्म वाला रास्ता कौन सा है। और इसे कुछ न्यूज़ अपने बारे में भी सुनने को मिलता है कि वुडोंग को उस लड़के ने हरा दिया है और बैप्टिज्म के चक्कर में बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि बैप्टिज्म वाले रास्ते पर 9 हेवनली स्टेप्स है, यानी शायद लगता है 9 लोग खड़े हो सकते हैं। इस दौरान इसे सिस्टर जिया की भी याद आती है और इसके बाद ये अपने ड्रैगन स्टेप्स को एक्टिवेट करके काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इधर आगे का सीन दिखाया जाता है। एक केओटिक रीजन था जहां पर माउंटेन कई सारे थे और यहाँ पर कुछ सीढ़ियां दिखी जा सकती थी जो कि टोटल 9 थी और ये क्लाउडी स्टेप्स लग रहे थे और हर एक स्टेप पर 10-12 प्लेटफॉर्म थे
यानी जो जितना ऊपर होगा जाता जाएगा वहां पर उतने प्लेटफॉर्म कम मिलेंगे। और यही वो जगह था जहां पर डिवाइन बैप्टिज्म मिलता है। और वहां पर खड़े होने के लोगों में होड़ मची थी। जो पावरफुल रहेगा वो वहीं पर टिक सकता है, बाकी एक दूसरे को मार देंगे। अब इस समय कुछ लोगों को सबसे आखिरी वाले स्टेप पर खड़े हुए देखा जा सकता है। और ऊपर के जो 3 सीढ़ियां थी वहां पर बहुत कम लोग थे। और ऊपर की 2 सीढ़ियों पर तो 10 से भी कम लोग थे। दूसरे नंबर की सीढ़ी पर यानी टॉप से दूसरे पर कुछ लोग खड़े थे, टोटल 7 लोग। और इनमें सबसे आगे मो जिंगटियान खड़ा था। जिया जो कि सबसे किनारे पर खड़ी थी, उसे थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था और इस दौरान ये सोच रही थी ये मूचन ये गया कहाँ पर, और थोड़ी ये चिंतित भी थी। लिu यिंग जब देखता है तो कहता है कि अच्छा अभी भी तुम उसका वेट कर रही हो, मुझे लग रहा है वो तो मारा जा चुका होगा या तो वो डर के भाग गया होगा। जिया इसे शट अप करके बोलती है। और इस दौरान बीच बीच में फिर भी लिu यिंग इसे टॉन्ट मारते रहता था, पर फिर भी जिया इसे बोलती है कि तुमने तो अपने फैमिली का पूरा फायदा उठाया, वहां के पूरे रिसोर्सेस यूज किए और पहले से तुम कल्टीवेट कर रहे हो। सोचो अगर मूचन उसे 2 साल मिल गया तो तुम शायद उसके सामने भी नहीं खड़े हो पाओगे। लिu यिंग कहता है लगता है तुम उस लड़के को काफी ज्यादा तवज्जो दे रही हो, वेट करो, अगर मिला तो पक्का उसे मारूंगा और मेरे हिसाब से वो तो आएगा भी नहीं। इधर मूचन अपनी बातों को समाप्त कर ही रहा था, तभी यहाँ पर दूर एक किनारे पर एक ड्रैगन की आवाज सुनी जा सकती थी और एक बंदा प्रकट होता। ये था अपना मूचन। लिu यिंग देखता है इसको और कहता है इसके अंदर साहस तो है। मो जिंगटियान जो कि अपनी आंखों को बंद करके खड़ा था वो भी अपनी आंखें खोलता है। इधर मूचन जो अभी दूर खड़ा था अब इसे समझ में आ चुका था, तो ये जगह है जहां बैप्टिज्म मिलेगा और काफी तेजी से ये उसी तरफ पढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान अब मूचन पर जाता है, तो ये है वो बंदा नॉर्दर्न एकेडमी का मूचन जिसने वू डॉन्ग के हाथ को भी काट दिया। और इधर मूचन सीधा माउंटेन के पीक की तरफ बढ़ने लगता है और सीधा सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर। अब बाकी लोग भी देखना चाहते थे कि ये किस सीढ़ी तक जा पाता है। मूचन इधर पार करते करते ऊपर से 4थी सीढ़ी तक तो पहुंच जाता है और उधर जो दूसरे नंबर की सीढ़ी थी टॉप से, वहां पर खड़े 7 लोग इसे ही देख रहे थे। मूचन अब धीरे धीरे तीसरे नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाता है ऊपर से और उसके बाद ये दूसरे नंबर की सीढ़ी जहां पर जिया युरान वगैरह थे उधर बढ़ता है। पर तभी अचानक से एक ग्रीन रूप्ड वाला बंदा मूचन पर अटैक कर देता है। ये जो भी था ये मूचन को इन 9 हेवनली स्टेप से नीचे गिराना चाहता था। इस बंदे का नाम किंग हू था और इसका भी स्ट्रेंथ वू डॉन्ग के बराबर ही होगा। और उधर दूसरे नंबर की सीढ़ी पर जो खड़े 7 लोग थे इसे शांति से देख रहे थे, पर जिया युरान जो कि दूसरे नंबर की ही सीढ़ी पर थी उसे थोड़ा चिंता भी हो रहा था मूचन का। और अगर मूचन को दूसरे नंबर की सीढ़ी पर जाना है तो इस तीसरे नंबर वाले सीढ़ी पर खड़े किंग हू को हराना ही पड़ेगा। लिu यिंग इस समय काफी खुश था। इधर किंग हू एक फिस्ट अटैक मूचन की तरफ बढ़ा चुका था जो कि शायद काफी था एक हेवनली कॉम्प्लीशन के लेट फेस को भी बंदे को गिराने में। मूचन जब इसके इस अटैक को देखता है तो तुरंत ही अपने डीप ब्लू रून लाइटनिंग फिजिक को एक्टिवेट कर देता है और इसके बॉडी ब्लैक लाइटनिंग पावर को अब देखा जा सकता है। इसकी बॉडी पहले से 2 इंच बड़ी भी हो जाती है और इसके चेस्ट पर एक लाइटनिंग मार्क को भी देखा जा सकता है और सीधा ये एक लाइटनिंग पंच उस पंच की तरफ बढ़ा देता है। अब जैसे दोनों अटैक टकराते हैं यहाँ का हवा भी मानो एक्सप्लोड कर रहा हो और एक वैक्यूम जैसा सिचुएशन बन जाता है और किंग हू का जो अटैक था मूचन इसे ब्लास्ट कर देता है और सीधा जाकर मूचन का अटैक किंग हू से टकराता है जो कि अब खून की उल्टी करने लगता है। अब जो भी ये 3rd स्टेप पर लोग थे शांत हो जाते हैं और इस सीन को देखकर जिया काफी खुश हो जाती है। लोग यही सोच रहे थे कि हेवनली कॉम्प्लीशन इनिशियल स्टेज का बंदा इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है कि लेट फेज के बंदे को भी ये गिरा दे। इधर लिu यिंग इसका चेहरा फिर से और ज्यादा डार्क और कोल्ड हो जाता है। इधर किंग हू कैसे भी करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और मूचन कहता है कोई और है जो मुझे रोकना चाहता है, और कोई इस समय जवाब भी नहीं देता है। मूचन सबको थैंक्स बोलता है और दूसरे नंबर की सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है और इधर एक आवाज आती है कि कोई और एक बंदा है जो कि दूसरे नंबर की सीढ़ी पर चढ़ने जा रहा है। और ये जो सीन था ये डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन के बाहर का था जहाँ पर बहुत सारे लोग इस सीन को बाहर से स्क्रीन पर देख रहे थे। डीन टाई भी यहाँ पर थे और थोड़े समय पहले तक ये थोड़े चिंतित थे कि मूचन अभी तक दिख नहीं रहा था। और खास करके ये जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस वाले ये तो सोच ही रहे थे कि वो मूचन बच के जाएगा नहीं। शुरुआत में नहीं लगता है कि हमने उस बच्चे को ज्यादा समझ लिया था, वो अभी तक तो इन सीढ़ियों तक ही नहीं पहुंचा, पर जैसे ही मूचन प्रकट होता है इनका चेहरा अगली हो जाता है और डीन टाई भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और इस समय नॉर्दर्न एकेडमी के भी लोग नॉर्दर्न एकेडमी में इस सीन को देख रहे थे, खास करके जुआन टोंग, कांग शेंग, सू जुआन, हे याओ वगैरह भी। और खास करके अभी तक मूचन इनको अभी दिखा नहीं, मतलब ये थोड़ा सा पहले की स्टोरी बता रहे हैं। और उन 7 लोगों को देखकर ये लोग भी समझ रहे थे यार ये 7 सच में काफी पावरफुल है, मूचन कहाँ है, अभी तक आया नहीं वो। और जैसे ये लोग मूचन को देखते ये लोग भी अब एक्साइटेड हो जाते हैं। मूचन को मालूम था ये जो 2nd सीढ़ी पर लोग हैं ये यहाँ के सबसे पावरफुल लोग हैं, जो कि वू डोंग किंग हू से ज्यादा ही पावरफुल है। और इसकी नजर मो जिंगटियान पर जाती है जो कि एकदम इमोशन दिखा ही नहीं रहा था।
जिया कहती है तुम काफी लेट क्यों आए। मू चेन बोलता है थोड़ा इंजर्ड हो गया था। और जिया इस दौरान मू चेन को अपनी तरफ खींच लेती है और मू चेन इन्हें इनका वो जो पर्ल था वो वापस दे देता है और थैंक्स बोलता है। जिया भी कहती है नॉट बैड, मैंने तुम्हें शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब मू चेन इस दौरान इनसे पूछते ये सीढ़ियों का क्या सीन है। तो जिया बताती है वो जो बैप्टिज्म का पावर है वो यहीं पर गिरता है और जो सबसे आगे है उसे सबसे ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो जितना ज़्यादा आगे रहेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बैप्टिज्म एब्जॉर्ब कर पाएगा। हालांकि टॉप पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी जाना चाहे हम सातों में से तो बाकी 6 पक्का है उससे फाइट करेंगे, चाहे अगर वो मो जिंगटियान भी हो तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सभी लोग सेकंड वाली सीढ़ी पर ही खड़े हैं। इधर मूचेन नोटिस करता है कि लियू यिंग अभी भी इसको एक सिनिस्टर लुक दे रहा है और लियू यिंग कहता है कि सेकंड सीढ़ी पर 7 लोग ही रह सकते और इस समय सभी की नज़र मूचेन पर ही थी। जिया समझ रही थी ये लियू यिंग को फिर से डांटती, क्योंकि लियू यिंग अभी भी भाषण दे रहा था कि ये हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल स्टेज का बंदा है, 3rd सीढ़ी इसके लिए काफ़ी था। अब लियू यिंग की बात को सपोर्ट डोंग युवान करता है कि हाँ जो ये कह रहा है सही है, क्योंकि सेकंड लेवल की सीढ़ी पर जो बैप्टिज्म का पावर गिरेगा अब उसे 8 लोगों में बांटना पड़ेगा, तो इससे इनको बैप्टिज्म कम मिलेगा। मो जिंगटियान बस कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इसका मिशन तो मू चेन को एलिमिनेट करना था और उसको मालूम था कि अगर लियू यिंग इसका काम कर ही दे रहा है इससे फाइट करके तो मुझे क्यों मेहनत करना। और लियू यिंग समझाता है कि यूरान यानी जिया यूरान तुम्हें इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। मू चेन अब देखता है कि मैटर बढ़ रहा है तो बोलता है कि सिस्टर जिया आप बीच में मत पड़ो, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया वही काफ़ी है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। लियू यिंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम इस लड़की के पीछे ही छिपोगे, पर तुम में थोड़ी तो समझ है। बाकी भी वो जो 5 लोग थे हंस रहे थे और ये कहता है वैसे तो आप लोग कह रहे थे ना कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं, तो क्या स्ट्रेंथ चाहिए बैप्टिज्म रिसीव करने के लिए। सीधा सीधा ये सवाल ये लियू यिंग से पूछता है। लियू यिंग कहता है एक ही जवाब है कि तुम्हें अपना वर्थ यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। मू चेन पूछता है वो कैसे। लियू यिंग मू चेन के करीब आता है और कहता है तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। और ये फिर से मू चेन से कहता है मैं फाइट नहीं करना चाहता, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नीचे वाली सीढ़ियों पर चले जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज करता है, पर मू चेन तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज करके अपने पैर से मू चेन के बॉडी पर अटैक कर देता है। इधर लियू यिंग अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक करने को देखता है और ये ब्लॉक भी कर देता है और मू चेन से कहता है तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। इधर डोंग युवान देखते हैं कि ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। इनिशियल फेज पर होते हुए लियू यिंग से फाइट करना चाहता है जो कि सॉवरेन डिजास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। जिया फिर से थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि लियू यिंग ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को पार कर चुका है, पर बीच में अब ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर ये सोचती भी है अगर ये लियू यिंग का हरा दिया तो यहाँ पर तो ये रह भी सकता है। अब लियू यिंग इधर अपने एक क्लॉ अटैक बनाकर मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। इधर मू चेन भी हवा में थोड़ा डांस टाइप कर और अपने 1-2 के लियू यिंग के इस क्लॉ अटैक की तरफ बढ़ा देता है। पर इस बार लियू यिंग का अटैक थोड़ा पावरफुल था और मू चेन 10-1 मीटर दूर जाके गिरता है। पर मू चेन फिर से अपने एक्सप्लोजिव स्पीड के साथ हवा में गिरते गिरते लियू यिंग की तरफ फिर से पड़ जाता है और जहां से अब ये गुजरता है वहां पर बस ब्लैक लाइटनिंग और बस ब्लैक लाइटनिंग देखा जा सकता था। पहले से ज्यादा इसके मसल्स दिखने लगते और वैसा कोई फैंसी मूव ये दिखाता भी नहीं और एक सिंगल पंच हवा में मार देता है और जहां से भी इसका पंच गुजरता था वहां का एयर ही मानो एक्सप्लोड कर जाता था। और यही अटैक तो इसने किंग हू पर भी इस्तेमाल किया था। और नीचे खड़े जो 3rd स्टेप पर लोग थे वो सोच रहे थे कि ये लड़का लियू यिंग से फाइट करना चाहता है जो कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को पार कर चुका है, यानी उसका बॉडी रिफाइनमेंट फिजिकल पावर इस मू चेन से कहीं ज़्यादा होगा। इधर लियू यिंग भी कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, और ये भी अपने एक फिस्ट अटैक को मू चेन के इस बढ़ते हुए अटैक की तरफ बढ़ा देता है। इस बार फिर से मू चेन 10-1 कदम पीछे चला जाता है और लियू यिंग बस 2-3 कदम ही पीछे हटता है। अब इधर मू चेन को थोड़ा अंदाजा होने लगता है कि अच्छा जो मतलब ह्यूमन बॉडी डिजास्टर पार कर जाता है तो उसका बॉडी पावर थोड़ा बढ़ जाता है और ये शायद मेरे डिप्लोरून लाइटनिंग फिजिक के बराबर ही होगा, तभी तो इन लोगों को हेवनली कॉम्पिटिशन लेट फेज से थोड़ा अलग माना जाता है। इधर लियू यिंग भी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो हैं। फिर लियू यिंग कहता है तुम्हें क्या लग रहा है बस मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और लियू यिंग अपने ग्रेव स्पिरिचुअल एनर्जी से मू चेन को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इस दौरान एक थ्रस्ट अटैक इसके चेस्ट पर बढ़ा देता है। मू चेन इधर अपने ड्रैगन शैडोज यहाँ से गायब होने लगता है। लियू यिंग हैरान था, इसका अटैक जैसे ही पहुंचता है मू चेन वहां से गायब हो चुका था। इसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कहाँ कहाँ भागोगे, और ये अपने ऑरा से पूरे आसपास के स्पेस को कवर करने लगता है। अब मू चेन समझ जाता है, एक गहरी सांस लेता है और अपने पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है और उसके पगोड़ा से लियू यिंग का अटैक आके तो टकराता है पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस एक टन की आवाज़ आती है। लोग देख रहे थे कि यार ये लड़का ये सच में काफ़ी टैलेंटेड है, लियू यिंग के अटैक को हेड ऑन ब्लॉक कर रहा है। इधर लियू यिंग कहता है ऐसे कछुए वाले अटैक यानी डिफेंस यूज कर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। इधर मू चेन कुछ बोलता नहीं है और तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाने लगता है।
ये देखकर ल्यूइंग कहता है तो फाइनली अब तुम अटैक करने के मूड में आ चुके हो। और इधर 3 चीजें एक साथ प्रकट होती हैं, व्हाइट टाइगर, ब्लैक टॉर्टोइस और वर्मिलियन बर्ड। ल्यूइंग फिर से कहता है मैं तुम्हें अभी भी सलाह दूंगा कि फालतू में फाइट मत करो। मू चेन हंसता है और कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मू चेन ने अभी तक ये 4 गॉड स्क्रिप्चर के 3 ही बर्ड को यूज कर पाता, पर इस बार इसने जैसे तू एक नया हैंडसेल बनाया, एक और बीस्ट प्रकट होता है और ये था अज्यूर ड्रैगन, यानी 4 गॉड स्क्रिप्चर के 4 डिवाइन सेल्स। अब इस सीन को देखकर ल्यूइंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और इस सीन को देखकर जिया, डोंग जुवान ये भी एक बार को फ्रीज हो जाते हैं कि मू चेन का पावर इवन इतना काफी है कि इन्हें भी थ्रेटन कर दे। जिंगटियान भी फाइनली इस तरफ देखता है, खास करके अज्यूर ड्रैगन को देखकर ये भी एक प्रेशर फील करता है कि इस प्रकार का डिवाइन आर्ट। और मू चेन कहता है ल्यूइंग आ जाओ मेरे इस अटैक को टेस्ट कर लो। और मू चेन इस 4 डिवाइन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और ये चारों बीस्ट 4 लाइट में बदलकर ल्यूइंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ल्यूइंग फिर भी कहता है तुम अभी भी काफी वीक हो कि मुझे हिला सको। और ये भी शैडो डाइटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट हेवनली बाइंडिंग शैडोज अटैक यूज करता है और ये एक 1000 मीटर एक ग्रे शैडो बनाता है जो कि एक डेमन गॉड के समान लग रहा था। और वो चारों बीस्ट इसके इस अटैक से आकर के टकराते हैं। इसका ये जो डाइटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट था, शैडो आर्ट, ये नॉर्मली जो कोई भी बीस्ट अटैक करे तो उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इधर मू चेन तुरंत ही अपने हैंड सेल्स को चेंज करता है और कहता है एक्सप्लोड, और इसके चारों बीस्ट यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसका शैडो पावर एब्जॉर्ब तो कर रहा था पर धीरे धीरे वो ब्राइट होने लगता है, यानी कि अब एक्सप्लोड की स्थिति में पहुंच जाता है। ल्यूइंग का चेहरा अगली हो जाता है और बेसिकली मू चेन इसके शैडो आर्ट को भी ब्रेक कर दिया था। फिर भी ल्यूइंग कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कितनी बारी तक तुम मेरी इन अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे। पर मू चेन मानता नहीं, ये सीधा इसकी तरफ फिर से एक बार हेड ऑन बढ़ता है और ल्यूइंग इस पर एक फिस्ट अटैक बढ़ा देता है। पर मू चेन कहता है ऐसा संभव ही नहीं है और ये तुरंत अपने मिडिल फिंगर एक्टिवेट करता है और वहां पर एक ब्लैक इंक को देखा जा सकता है। अब क्योंकि ल्यूइंग भी एक एक्सपीरियंस बनता है तो जैसे उस फिंगर को देखता है समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत ही पीछे भागने लगता है। ल्यूइंग समझ चुका था कि शायद इसमें पॉइजन है और ये कहता है मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। मू चेन को भी समझ में आ जाता है और ये तुरंत ही अपने इस ब्लैक फिंगर पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है और एक रे ऑफ लाइट काफी तेजी से ल्यूइंग की तरफ बढ़ने लगती है। और जब ये लाइट निकलती है तो आसपास तो पहले ब्लैक मिस्ट छा जाता है। ल्यूइंग इधर कुछ डिफेंस बनाता है पर ये ब्लैक रे ऑफ लाइट इन्हें तोड़ते हुए इसके बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है और ल्यूइंग के फिश से आकर टकरा जाती है और ये पॉइजन धीरे धीरे अब इसके हाथों की तरफ बढ़ने लगती है। ल्यूइंग को भी अब समझ में आ रहा था कि ये पॉइजन काफी जहरीला है और ये तुरंत ही एक जेड बॉटल निकाल कुछ पील्स खाने लगता है और ये पॉइजन धीरे धीरे अब रिस्ट्रेन होने लगता है, यानी कि दबने लगता है। धीरे धीरे इस पॉइजन को ये अपने आर्म से होते हुए फिर से हथेलियों तक पहुंचा देता है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। मू चेन भी थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, यार ये बंदा इसके पास बहुत सी चीजें हैं, ये मेरे पॉइजन को भी ब्लॉक कर दे रहा है। और मू चेन को एक चीज समझ में आता है, शायद ये मेरा जो लाइटनिंग पॉइजन है ये सॉवरिन लेवल के आसपास के बंदों अभी काम नहीं करेगा। इधर ल्यूइंग इस पॉइजन को सप्रेस करने के बाद मू चेन की तरफ देखता है और गुस्से में था कि ये लड़का मुझे इतना मजबूर कर देगा, ये मुझे पॉइजन करेगा और ये चीखता है कि आज तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इधर मू चेन अपने फिर से उस फिंगर को एक्टिवेट करने लगता है और ल्यूइंग को मालूम था कि इस पॉइजन को तो मैं बस सप्रेस कर सकता हूँ, बाहर नहीं निकाल सकता। एक और हिट और शायद मेरी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाए और ये मू चेन से अभी ऑल आउट जा भी नहीं सकता, नहीं तो इसका बैपटिज्म हो नहीं पाएगा, बाकी लोग इससे फाइट करके हरा देंगे। और ल्यूइंग अब पीछे हट जाता है। मू चेन इसे थैंक्स बोलता है। लोग इधर हैरान थे कि इस बंदे ने ल्यूइंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मू चेन फिर से जिया के बाजू में आ जाता है और इसे एक फेंट स्माइल देता है। जिया भी इस समय अलग ही खोस ही गई थी कि ये लड़का गजब है यार। तभी आसमान में एक फ्लक्चुएशन दिखता है और जिया मू चेन से कहती है अब बैपटिज्म नीचे आने वाला है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल नए एक वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।